नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में मोदी सरकार को पूरी तरीके से फेल मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और लाल कलर के बटन को दबाकर के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जय जवान जय किसान, कृषि कानूनों को रद्द करो। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना संकट के बीच अद्भुत मिसाल, रमजान के पाक महीने में मस्जिद को बना दिया कोविड सेंटर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, आप लोगों को बताते चले। पूरे देश में जहां कोरोना महामारी से हाहाकार मचा है तो वहीं कई संस्थाएं और लोग मदद के लिए भी आगे निकल के आए हैं। ऐसी ही एक अद्भुत और दिल जीतने वाली कहानी गुजरात के वडोदरा से सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चले, वडोदरा के जहांगीरपुरा में एक मस्जिद को कोविड सेंटर में बदल दिया गया है और यहां पर करीब ऑक्सीजन के साथ 50 बेड्स की व्यवस्था की गई है। खबर के अनुसार आप लोगों को बताते चलें, मस्जिद के ट्रस्टी ने बताया है कि अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बीच हमने मस्जिद को कोविड सेंटर में बदलने का फैसला किया है। इस नेक काम को करने के लिए रमजान से और पवित्र महीना भला कहां हो सकता था। गौरतलब है कि गुजरात में भी कोरोना से हालात बेहद ही खराब हैं। इस बीच ये यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर कफिल खान का सीएम योगी को पत्र, मरीजों की सेवा का मौका दें, चाहे तो फिर कर दें निलंबित। आप लोगों को बताते चलें, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफिल खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके निलंबन रद्द कर बहाली की अपील की है। डॉक्टर कफिल खान ने पत्र में मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की वजह से देश में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में मरीजों की सेवा के लिए उनका निलंबन वापस किया जाए ताकि वे कुछ लोगों को बचा सकें। दरअसल दोस्तों डॉक्टर कफिल खान ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तांडव मचा रखा है। बाकी डॉक्टरों पर भी विभागीय कार्रवाई होने के बावजूद उनका निलंबन समाप्त कर सेवा बहाली कर दी गई है। इसी आधार पर मेरा भी निलंबन समाप्त होना चाहिए। इस महामारी में देश की सेवा करने का अवसर दें, चाहे तो फिर महामारी के रोकथाम के बाद पुनः निलंबित कर दें। ये यहाँ पर पत्र लिखा है डॉक्टर कफिल खान ने और यहाँ पर कहा है कि मरीजों की सेवा का मौका दें, चाहे तो बाद में एक बार फिर से निलंबित कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, 2021 के अंत तक देश को दिवालिया कर देगी मोदी सरकार। आईएमएफ के मुताबिक जीडीपी के अनुपात में 99% हो जाएगा कर्ज। आप लोगों को बताते चले, मोदी जी इस देश को दिवालिया बनाने में जी जान से जुटे हैं मित्रों। उम्मीद है अगले बरस यानी कि 2022 तक वो कठिन काम पूरा कर लेंगे। मजाक नहीं, सीरियस बात है। 2020 भारत की इकोनॉमी के डिजास्टर का साल था। इस बीच आप लोगों को बताते चले, 2021 के अंत तक देश दिवालिया बनने के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा और 2022 के अंत तक संभवतः हाथ ऊंचे भी कर दे। दरअसल यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधी सी बात है जो देश का मीडिया आपको सीधे से बतलाता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 संकट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर के 90% हो गया है। आईएमएफ कहता है कि यह 2021 में बढ़कर के 99% हो जाएगा। जो आईएमएफ कह रहा है उसे हम कर्ज जीडीपी अनुपात कहते हैं। चलिए, आईएमएफ तो विदेशी है, पर यही बात भारत की शेयर ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज भी कह रही है। उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त रूप से कर्ज जीडीपी अनुपात 75% के करीब था। इस साल यह 91% पर पहुंच गया है। कर्ज जीडीपी अनुपात किसी भी देश के कर्ज चुकाने की क्षमता को दिखाता है। जिस देश का कर्ज जीडीपी रेशियो जितना ज्यादा होता है उस देश को कर्ज चुकाने के लिए उतनी ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी देश का कर्ज जीडीपी अनुपात जितना अधिक बढ़ता है उसके डिफॉल्ट होने की आशंका उतनी ही अधिक हो जाती है। अब यह जान लीजिए कि साल 2014-15 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो देश का कर्ज जीडीपी अनुपात 2014-15 करीब यहाँ पर 67% ही था। लेकिन मोदी जी
तो मोदी जी ठहरे, उन्होंने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए जिससे देश के आर्थिक हालात बद से बदतर होते चले गए और कर्ज जीडीपी अनुपात बढ़ता ही चला गया, देश कर्जा लेता चला गया और जीडीपी ग्रोथ कम होती चली गई। देख सकते हैं, बड़ी खबर है, 2021 के अंत तक देश को दिवालिया कर देगी मोदी सरकार। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। इसकी चपेट में नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी आ गए हैं। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, चुनाव आयोग के शीर्ष 2 अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप सा मच गया है। सुनील अरोड़ा की विदाई के बाद सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना के कहर के बीच पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के हक में राहुल गांधी बोले, इनके खातों में पैसे डाले मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग शहरों और हिस्सों में लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर गांवों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगे हैं। प्रवासी मजदूरों के हक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में रुपए डालने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डालें, लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संकट से निपटने में पीएम मोदी की नीति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, जब जब मोदी सरकार को चेताया गया एक भी नहीं सुनी। आप लोगों को बताते चले, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कई ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जब फरवरी 2020 में कांग्रेस और राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के बारे में चेताया, आगाह किया तो मोदी सरकार ने पहले मजाक उड़ाया, फिर 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप मनाया और 24 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जबरन गिराया। सुरजेवाला ने अगले ट्वीट में कहा, फिर 24 मार्च 2020 की रात को बगैर बताए घातक लॉकडाउन लगाया। कांग्रेस ने फिर चेताया, फिर आगाह किया, बगैर इंतजाम लॉकडाउन से गरीब मजदूरों का क्या होगा? मोदी सरकार ने फिर भी एक ना सुनी। नतीजा, आजादी के बाद की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी का मंजर सबने देखा। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि जब कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों का रेल भाड़ा जमा करवाया और बसों का इंतजाम करवाया तो मोदी सरकार ने पहले मजाक उड़ाया, फिर जा करके कहीं कहीं रेल का इंतजाम करवाया और यूपी में तो 1000 बसों को दिल्ली की सीमा पर ही रुकवाया और मेहनत कशों को पैदल चलवाया। तो वहीं सुरजेवाला ने आगे कहा कि जब कांग्रेस ने अस्पताल, दवाई, वेंटिलेटर की मांग उठाई तो मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से हजारों करोड़ की धनराशि इकट्ठा करवाई। जब फर्जी वेंटिलेटर देख लोगों ने कहा कि हिसाब दो, तो आरटीआई कानून से ही पीएम केयर फंड को छूट करवाई। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 1 साल में कोरोना टैक्स के नाम पर जनता से खूब हुई लुटाई, पर ना अस्पताल, ना डॉक्टर, ना वेंटिलेटर, ना वैक्सीन और ना दवाई उपलब्ध करवाई और ना ही 6000 की राशि खाते में जमा कराई। हाँ, कोरोना के नाम पर इश्तिहार, फोटो छपवा के मसूरी बहुत करवाई। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने फिर चेताया, कोरोना से जंग जीती नहीं गई है, खतरा टला नहीं है, दूसरी लहर आएगी, कोरोना को हराने का पुख्ता इंतजाम कीजिए। मोदी सरकार ने एक बार फिर से राहुल गांधी का मजाक उड़ाया और कहा कि कोरोना को तो हमने हरा दिया है, मंत्रियों से भी तू मैं करवाया। तो वहीं सुरजेवाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को पत्र लिख करके फिर चेताया, कोरोना की दूसरी लहर जारी है, वैक्सीन की उम्र और शर्तें हटाइए, सबको वैक्सीन लगवाइए, पूरी दुनिया से वैक्सीन मंगाइए। मोदी सरकार ने फिर मजाक उड़ाया, कंपनियों का हमदर्द बताया, पर अगले दिन ही वैक्सीन आयात खुलवाया। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने और जबरदस्त तरीके से हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, कोरोना से बिगड़ते हालात पर तेजस्वी यादव हुए आग बबूला। कहा, एनडीए के सांसदों, मंत्रियों को नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए कि संकट की घड़ी में वो जनता के किसी भी काम नहीं आ सकते हैं। केंद्र
गुजरात और उत्तर प्रदेश में डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि क्या नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार जनित स्वास्थ्य आपदा के वक्त भी केंद्र सरकार से जरूरी मदद नहीं मांग सकते हैं, या केंद्र उनकी हैसियत और साख देख करके सहायता नहीं कर रहा है? नीतीश जी स्थिति स्पष्ट करें। बिहार एनडीए के कुल 48 सांसद क्या छाल बजा रहे हैं? क्या छुप करके चुप रहने के लिए जनता ने इनको चुना था? ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एनडीए के ऊपर आग बबूला हुए हैं। तेजस्वी यादव जबरदस्त तरीके से भड़के हैं, क्योंकि बिहार के अंदर यहाँ पर कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल भारी फजीयत के बाद भी कोरोना की वजह से मोदी की रैलियों में कोई भी कटौती नहीं। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अभियान शुरू होने के साथ दिन दूना रात चौगुना बढ़ते कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लेफ्ट कांग्रेस और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपनी रैलियों और रोड शो में कटौती का ऐलान कर दिया था। इससे चौतरफा आलोचना और बढ़ते दबाव के बाद बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री समेत बाकी नेताओं की रैलियों में भीड़ की संख्या 500 तक रखने की बात कही है, लेकिन ना तो उसने किसी रैली में कटौती की बात कही है और ना ही भीड़ को 500 तक सीमित रखने का कोई फॉर्मूला बताया है। देख सकते हैं कि लगातार भाजपा की इस पूरे मामले में फजीयत हो रही है, लेकिन फिर भी मोदी की रैलियों में कोई भी कटौती नहीं की गई है। यहां तक कि लेफ्ट कांग्रेस और यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने भी कटौती कर दी है रैलियों में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के भतीजे की वैक्सीन लगवाते हुए फोटो हुई वायरल, तो कांग्रेस बोली गिरफ्तार करे उद्धव सरकार। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे तन्मय फडणवीस की एक यहां पर पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वह कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने भी उस एक ट्वीट के जरिए दावा किया है कि पूर्व सीएम के कम उम्र भतीजे ने टीकाकरण करवाया है। कांग्रेस ने आरोप लगा है कि अभी जब 45 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोगों का टीकाकरण होना था, तो भाजपा नेता के भतीजे को वैक्सीन आखिर कैसे मिल गई? कांग्रेस ने मांग की है कि उद्धव सरकार पूर्व सीएम के भतीजे को तुरंत गिरफ्तार करे। कांग्रेस ने आगे कहा है कि भाजपा नेताओं के परिवारों का जीवन क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आम लोगों का जीवन कुछ भी नहीं है? ये यहां पर कांग्रेस पार्टी का कहना है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और गोरखपुर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जब यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और कहा है कि यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UAndVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।